हे गाइस, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8th सिविक्स चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारी क्लास 8th सिविक्स का पहला चैप्टर है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और थ्रू आउट द स्टैंडर्ड हम एक ही चीज़ पढ़ने वाले हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है ना। तो 8th स्टैंडर्ड में आप डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन सारी चीज़ों के बारे में आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसकी शुरुआत होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी क्या है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, ये सब कुछ हमें कौन बता रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक, राइट। हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर को बहुत सिंपली कवर किया जाए। एनसीईआरटी की जो लाइंस हैं, मतलब एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट है उसको ही उठाकर मैंने चैप्टर बनाया है, कुछ अलग से नहीं बनाया। कारण क्या है? क्योंकि अब 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स आपको खुद से नोट्स बनाने पड़ते हैं, खुद से लिखना पड़ता है, तो हमें ये सीखना ज़रूरी है कि हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से बुक काफ़ी है। ठीक है, अब कम बात करते हुए चैप्टर शुरू कर देते हैं। चलो, सो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, ये हमारे समझने के लिए है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी लैंड यानी किसी भी टेरिटरी का जो सुप्रीम लॉ होता है ना, सबसे बड़ा कानून, सबसे बड़ा लॉ जिसके अकॉर्डिंग पूरी कंट्री को, पूरी टेरिटरी को रूल किया जाता है, गवर्न किया जाता है, वो कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट सर्व्स एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड द प्रिंसिपल दैट ऑल द पर्सन्स इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन। सी, ये जो टर्म बता रहा है कैन एग्री अपॉन, ये बताता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन किसी पर थोपा नहीं जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली टेरिटरी के, कंट्री के लोग ही मिलकर बना रहे हैं। ठीक है, वो अग्री कर रहे हैं कि भाई हाँ, हम ये रूल्स से सहमत होते हैं, हम इनको फॉलो करना चाहते हैं, ये प्रिंसिपल्स के थ्रू हमारी कंट्री को गवर्न किया जाना चाहिए, कि हमारी कंट्री में इक्वालिटी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी को हम फॉलो करें, है ना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रिलीजन के लिए फ्रीडम होना चाहिए। ये सारे लोग डिसाइड कर चुके हैं और उसके बेसिस पर, उन्हीं प्रिंसिपल्स पर बना है कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, एज द बेसिस इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्नड। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जनरली आपको डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ही देखने मिलेगा। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि भाई डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है, तब तो वहाँ के लोगों के पास अधिकार है कि वो चुन सकें कि उनको किस तरीके से अपनी कंट्री को गवर्न कराना है, कैसे रूल कराना है, वो कैसे लीडर को, कैसी गवर्नमेंट को देखना चाहते हैं, है ना। बाकी किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो ये पावर है ही नहीं, चाहे आप मोनार्की की बात करो, डिक्टेटरशिप की बात करो, एरिस्टोक्रेसी की बात करो, ये सारा फीचर जो है ये सिर्फ और सिर्फ होता है आपकी डेमोक्रेसी में। ठीक है, यहाँ पर आप पूरे चैप्टर में स्टेट और थ्रू आउट दी क्लास 8 आप इस शब्द को सुनेंगे, स्टेट। ठीक है, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं यहीं पर। स्टेट के दो मतलब हैं, ठीक है, सिविक्स में जब हम देखते हैं। एक स्टेट तो जिसको आप कहते हैं कि भाई, जैसे कि अगर आप इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो जो आपके एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ठीक है, एक टेरिटरी की बात कर रहे हैं जिसको हम स्टेट कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जो स्टेट की बात हो रही है ये एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है दैट रिप्रेजेंट्स सोवरेन पीपल हु ऑक्यूपाई अ डेफिनेट टेरिटरी। ठीक है, तो यहाँ जब भी हम स्टेट की बात करेंगे तो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या ये हम एमपी, छत्तीसगढ़, मतलब एक कंट्री के अंदर जो अलग अलग रीजन है स्टेट, उनकी बात कर रहे हैं, या पूरी कंट्री को ही स्टेट कह दे रहे हैं। ठीक है, जियोग्राफिकली नहीं, पॉलिटिकली। क्यों? क्योंकि ये स्टेट एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, एक पॉलिटिकल अथॉरिटी है जो बताती है कि भाई, जैसे अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया को जब हम नेशन स्टेट बोलेंगे, मतलब इंडिया एक ऐसे नेशन की बात कर रहे हैं जो अपने आप में स्टेट है, जिसकी सोवरीन पावर है उसके लोगों के हाथ में। सोवरीन का मतलब क्या होता है? सोवरीन, अगर आपने प्रियम्बल वाली सीरीज़ देखी है तो आपको समझ में आया होगा कि सोवरीन का मतलब क्या है। कोई भी कंट्री अपने आप अपनी कंट्री के लिए सारे डिसीजंस ले सकती है, इंडिपेंडेंट होकर, बाहर किसी दूसरी फॉरेन कंट्री की बात मान के नहीं। ठीक है, जैसे आज यूएसए है, चाइना है, हमें फोर्स नहीं कर सकते कि इंडिया आपको ये बात माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हैं और सोवरीन हैं। हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये डिसीजन हम खुद लेंगे, कोई और नहीं। ऐसी कंट्री को कहा जाता है सोवरीन, राइट। तो यहाँ पर स्टेट जो है ये कैसा इंस्टीट्यूशन है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, जब पूरी इंडिया को हम स्टेट कह रहे हैं, मतलब जियोग्राफिकली उसको रेफर नहीं कर रहे, हम उसको रेफर कर रहे हैं पॉलिटिकली, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर थोड़ा कहीं पर बाकी है तो बिल्कुल 2 मिनट लिए आप वीडियो को पीछे करें और दोबारा से देखें। ठीक है, क्योंकि समझने का तरीका यही है ना। चलिए अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस क्या है।
कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन किस ऑब्जेक्टिव के साथ लाया गया। इससे पहले एक छोटी सी चीज़ और समझो, थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1947 में इंडिया होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है, हम आज़ाद हुए, और 1945 में ख़त्म हुआ वर्ल्ड वॉर 2। मतलब कि इंडिया ने वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट ही इसी कंडीशन पे किया था कि भाई ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया को इंडिपेंडेंट करेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी हमें स्वराज चाहिए, ठीक है। ब्रिटिशर्स पहले नहीं मानते, लेकिन उनको समझ में आता है कि अब हम वैसे भी इकोनॉमिकली बहुत बर्डन उठा रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 में भी, और अपनी कॉलोनीज़ को भी मेंटेन करने में, तो फाइनली बहुत सारे नेगोशिएशन होते हैं, हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे अभी, तो ब्रिटिशर्स मानते हैं, ठीक है। और हम अपनी आर्मी तो भेज देते हैं लड़ने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 में, लेकिन यहाँ पर जो इंडिया में इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं, जो लीडर्स रहते हैं, दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, ठीक है। वो क्या प्रिपेयर करना चालू कर देते हैं कि भाई ठीक है वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, ये ख़त्म होगा और फिर हमें मिल जाएगी इंडिपेंडेंस, तो अब ब्रिटिशर्स तो चले जाएंगे, तो हमारी कंट्री को हम कैसे रूल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भाई इक्वालिटी हो, डेमोक्रेसी हो, किसी के साथ गलत ना हो, लोगों को रिलीजन का भी फ्रीडम मिले, है ना, इकोनॉमिक फ्रीडम भी मिले, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी, सब कुछ मिले। तो ऐसी कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी? डेमोक्रेसी, ठीक है। लेकिन वो ये चाहते थे कि भाई डेमोक्रेसी भी ढंग से काम करे, ऐसा ना हो कि नाम मात्र की डेमोक्रेसी हो। तो एक काम करते हैं कि हम बना लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इंडिया में एक ग्रुप बनाया गया जिसको कहा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। अभी इसमें हम आगे पढ़ेंगे। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, पूरी इंडिया से लोगों को इकट्ठा करके लेकर आई, चुनकर रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर आई, उनको बैठाया, उन लोगों ने डिबेट किया, डिस्कस किया, फिर फाइनली डिसाइड करके एक कॉन्स्टिट्यूशन बना डाला कि हाँ हमारी कंट्री जब फाइनली आज़ाद होगी तो हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपनी कंट्री को गवर्न कराएंगे, ठीक है। इट्स लाइक आपको पिकनिक जाना है, ठीक है, तो आपने मम्मी से परमिशन ले ली, मम्मी ने कहा कि ठीक है आई एम अग्री, लेकिन जब पापा आएंगे तो उनसे भी पूछ लेना, ठीक है। तो आप सोच रहे कि अब पापा रात में आएंगे 10-11 बजे, ठीक है, कल सुबह 6 बजे पिकनिक निकलना है, तो एक काम करता हूँ प्रिपेयर, मतलब बैग तो पैक करना चालू कर ही देते हैं, सामान तो रख लेते हैं, उनसे फाइनल एक परमिशन ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आज़ाद होने से पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी करनी चालू कर दी थी, राइट। अब आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पर्पज़ क्या था, कौन से मोटिव लेकर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। इट शोज़ द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी। फंडामेंटल नेचर का मतलब क्या है, कोर जो है ना, फाउंडेशन जो है आपकी सोसाइटी का, वो बताता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भैया इंडिया जो है ये एक सोवरीन कंट्री है, ठीक है। अब ये जो सोवरीन वर्ड है ये बताता है कि इंडिया कैसी है, मतलब इंडिया का एक फंडामेंटल नेचर क्या है, कैरेक्टर क्या है, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, मतलब इंडिया का नेचर कैसा है, सेक्युलर से भरा, मतलब सेक्युलरिज्म है इंडिया के नेचर में। अब सेक्युलरिज्म क्या है, सोवरीन क्या है, हम समझेंगे आगे, राइट। तो हमारी कंट्री का, हमारी सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर क्या है ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज़ प्रेजेंट इन द कंट्री एंड इट्स आइडियल्स। किस तरीके की गवर्नमेंट होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे पहले बनाया प्रीएम्बल। एक्चुअली ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि प्रीएम्बल जो है ये मेन जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है उसका हिस्सा नहीं होता है, लेकिन उसके पहले का एक हिस्सा है, ठीक है, जो एक तरीके से आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड है, आइडेंटिटी है, जो आपको ये बताता है कि भाई बेसिक क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। एक छोटा सा प्रीएम्बल आपको आपकी जो जनरली एनसीईआरटी की बुक्स होती है उसमें आगे इजीली देखें, आगे या पीछे लास्ट पेजेस में आसानी से आपको प्रीएम्बल देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो वो हमें बताता है कि भाई किस तरीके की गवर्नमेंट कंट्री में है और कंट्री को गवर्न करने वाले आइडियल्स क्या हैं, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम अपना कोर मानते हैं और उनके अकॉर्डिंग अपनी कंट्री को रूल कराना चाहते हैं। नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। अगेन पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, डेमोक्रेसी तो टाइप ऑफ गवर्नमेंट। पॉलिटिकल सिस्टम मतलब कि क्या हम डेमोक्रेसी डायरेक्ट रखते हैं कि इनडायरेक्ट रखते हैं, है ना। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब सारे लोग रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोग इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब खुद जाकर हर डिसीजन नहीं लेंगे, इलेक्शन होगा, वोट करेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे और वो जाकर देंगे डिसीजन, ठीक है, वो जाकर करेंगे गवर्नमेंट में काम। देन गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग। अब ये लोग जो आपके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ये जब कोई भी डिसीजन लेंगे तो उनको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, कुछ गाइडलाइंस उनको याद रखनी पड़ेंगी। ये गाइडलाइंस क्या है, ये हमारे केस में लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि जिन लोगों को हम इलेक्ट करके ऊपर भेज रहे हैं, दोज हु आर
इलेक्टेड एज रिप्रेजेंटेटिव मस्ट नॉट मिसयूज देयर अथॉरिटी। ठीक है, वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर सके, वो अपने पर्सनल या सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए कोई डिसीजन ना ले सके, या किसी डिसीजन को सही तरीके से ना लेने की गलती ना करें, इसीलिए कुछ बना दी गई हैं गाइडलाइंस। ठीक है, यानी कुछ रूल्स बना दिए गए हैं कि भाई अगर आप गवर्नमेंट भी हो, अगर आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी हो, देन ऑल्सो यू शुड फॉलो दीज रूल्स। ठीक है, थिंग्स शुड बी डन थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर, राइट। और कौन डिसाइड कर रहा है ये प्रोसीजर? ये डिसाइड कर चुका है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो। प्रोवाइड सेफ गार्ड्स अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर बाय लीडर्स, दिस वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। सेफ गार्ड का मतलब क्या है कि हमें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं या लीडर्स जो बन चुके हैं वो अपनी पावर का मिसयूज ना करें। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन इन लोगों के ऊपर, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस या फिर लिमिटेशंस को लगा देता है। ठीक है, प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन, ये तो ऑब्वियस है, ये तो हम सब ने पढ़ा ही है पहले से कि भाई हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट हैं और ये किसने हमें दिए? कॉन्स्टिट्यूशन ने। ये हमारी गवर्नमेंट ने हमें नहीं दिए। ठीक है, ये एक कॉमन मिस्टेक है जो जनरली बहुत सारे लोग, बच्चे जनरली करते हैं। उनको लगता है कि हमें अधिकार दे रही है गवर्नमेंट, नहीं, हमें अधिकार देने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इवन गवर्नमेंट की पावर जो है वो भी किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी, राइट। एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज फ्रॉम डोमिनेशन बाय मेजॉरिटी। अब ये माइनॉरिटी और ये मेजॉरिटी क्या है? किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसको हम डिवाइड करते हैं माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में। जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, रिलीजन या एक क्लास को बिलोंग करने वाले लोग ज़्यादा संख्या में होंगे उनको हम कहेंगे मेजॉरिटी, और वहीं जो लोग कम संख्या में होंगे उनको हम कहेंगे माइनॉरिटी। ये कोई बहुत ऐसे बड़े हैवी शब्द नहीं है, ये हम डेली लाइफ में कई बार इनको देखते सुनते रहते हैं, राइट। जैसे मान लो कि अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें से 30 बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स हैं, तो इस पॉपुलेशन में, इन 50 पॉपुलेशन में भी हम गिन सकते हैं कि भाई जो बॉयज़ हैं दे आर मोर इन नंबर्स, सो दे आर मेजॉरिटी, एंड गर्ल्स दे आर लेस इन नंबर्स, सो दे आर माइनॉरिटीज़, राइट। तो इस तरीके से मेजॉरिटी और माइनॉरिटी अलग अलग बेसिस पर डिसाइड होती है ना। तो अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? माइनॉरिटीज़ को एक प्रोटेक्शन देता है सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेजॉरिटी बोले कि भाई हम ज़्यादा नंबर में हैं, हम ज़्यादा मात्रा में हैं, तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, चलो। प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट, यानी कि एक उल्टा इफेक्ट ना पड़ जाए। ठीक है, कुछ सही होने की जगह कुछ गलत ना हो जाए। ऑन द लार्जर प्रिंसिपल्स दैट कंट्री बिलीव्स इन। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन आपको गवर्नमेंट के गलत एक्शन से भी बचाता है, ठीक है, आपको दूसरे सिटीजन्स के गलत एक्शन से भी बचाता है, और साथ में आपके खुद के गलत डिसीजन से भी आपको बचाता है ना। जैसे देखो, गवर्नमेंट के गलत डिसीजन से कैसे बचाएगा या गवर्नमेंट के डोमिनेशन से कैसे बचाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ लिमिटेशंस लगा दी गवर्नमेंट के ऊपर, है ना, कि आपको ये रूल्स लॉज फॉलो करके ही डिसीजन लेने हैं। ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर पे सवाल नहीं उठाएंगे, राइट, या काम करने का सही प्रोसीजर क्या है। अगर आप सही प्रोसीजर नहीं करेंगे तो आपके ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उठेगा। ठीक है, तो ऐसे हमने गवर्नमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को कंट्रोल किया। फिर उसने दूसरे सिटीजन्स को कैसे कंट्रोल किया? आपको फंडामेंटल राइट्स देकर। ईच एंड एवरी सिटीजन होल्ड्स फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो अगर मैं कोई ऐसा फ्रीडम एक्सरसाइज कर रही हूँ, ठीक है, या मैं कुछ भी काम कर रही हूँ जिससे आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो मेरे ऊपर सवाल उठेगा। ठीक है, क्योंकि हम सारे लोगों को बराबरी से फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। फिर जैसे ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब ये वाला एक पॉइंट समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि भाई हमारे ही डिसीजन से या हमारे ही एक्शन से हमको कैसे बचा रही है। हो सकता है कि कोई एक पर्सन बहुत इमोशन में आके, इमोशनल होकर कोई ऐसा काम करे जो कंट्री के लार्जर इंटरेस्ट से अगेंस्ट हो। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं किसी एक व्यक्ति के घर में थेफ्ट, चोरी हुई। ठीक है, अब उसने जीवन भर में जितना पैसा कमाया था वो सारा कुछ चोरी हो गया, राइट। अब वो पुलिस स्टेशन जाता है, कंप्लेन करता है, बहुत सारी चीज़ें करने की, जस्टिस को लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसको नहीं मिलता। फाइनली वो क्या करता है, उसको पता चल जाता है कि भाई चोरी किसने की है, और वो कानून को अपने हाथ में लेता है। ठीक है, अब अगर आप उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की नज़र से देखोगे तो उसने सही किया,
है ना, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसने गलती की। क्यों? क्योंकि उसने पूरी उम्र क्या किया, उस प्रॉपर्टी को बनाने में लगा दिया जो चोरी हो गई, राइट। लेकिन क्या जो उसने लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लिया वो सही था? वो सही नहीं है। क्यों? वो किसी भी हद में जाके जस्टिफाइड नहीं हो सकता, बिकॉज इट कैन हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल ऑफ द कंट्री। ठीक है, कंट्री में साफ बोल दिया है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ बोला है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाने की जिम्मेदारी पुलिस की है, जस्टिस प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी कोर्ट्स की है, राइट। अब अगर हर व्यक्ति अपने इंटरेस्ट को देखकर अपने हाथ में लॉ लेने लगेगा, हर कोई व्यक्ति ये सोचेगा कि यार मेरे साथ जो गलत करा है मैं उसको मार दूँ, ठीक है, या मैं उसको खुद पनिशमेंट दे दूँ, तो क्या ये जस्टिफाइड है? क्योंकि हर व्यक्ति के लिए तो वो सही है, भले ही कितना गलत हो, राइट। तो ये चीज़ें सही नहीं है। कभी कभी आप अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए बहुत बड़े बड़े प्रिंसिपल्स को, जो सोसाइटी में एक बहुत गलत एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत गलत इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उनको एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। इससे भी बचाने का काम किसका है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अब आपको देखो, थोड़ा सा सीरियसली सोचोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उन्होंने कितना सोचा, कितना समझा और इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। इतना पहले से सोच के रखना वॉज नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है। लेकिन इसलिए हमारे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ वन ऑफ द बल्किएस्ट एंड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब सबसे भारी और सबसे बड़ा, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा है, क्योंकि इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ को रख कर, है ना, बहुत सारे मेथड्स को रख कर क्या किया गया है, एनालिसिस किया गया है और सबके लिए कुछ ना कुछ लिख कर वो गए हैं, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रियली इंटरेस्टिंग, है ना, नॉट ओनली एज अ थ्योरी, लेकिन जब आप उसको देखते हो, समझते हो, तो आपको समझ में आता है कि कितना ज़्यादा सोचा जा सकता था उस समय पर भी, है ना। चलो, नाउ लेट अस मूव टू द अनदर टॉपिक विच इज़ की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये की फीचर्स क्या हैं? ऑल्दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, वी आर हैविंग 22 पार्ट्स। ये एक कब की बात हो रही है 22 पार्ट्स की? जब इनिशियली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, राइट। उसमें अमेंडमेंट यानी उसमें चेंजेस जो हैं वो होते रहते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास 22 पार्ट्स हैं, फिर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, मतलब पार्ट्स हैं, चैप्टर्स लाइक पार्ट्स हैं, और उसके अंदर बहुत सारे सब हेडिंग्स में आपको नंबर डाल डाल कर आर्टिकल्स दिए गए, ठीक है। और लास्ट में कुछ 12 शेड्यूल्स हैं, मतलब 12 लिस्ट हैं, जिसमें थोड़ा डिटेल्ड काम दिया गया है जो आगे के कुछ आर्टिकल्स में वहाँ नहीं दे सकते थे, ठीक है। चलो, अब देखते हैं हम की फीचर्स क्या हैं। बहुत सारे की फीचर्स हैं, लेकिन ये जो हैं ये कुछ मेन हैं और इन पर आप क्वेश्चन नहीं उठा पाओगे, ठीक है। मतलब ये अगर नहीं होंगे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, ठीक। ये देख लो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ये कब बनी? 1946 में, जिसमें लगभग 300 मेंबर्स थे। दे मेंटेन डाइवर्सिटी वाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी। इनका एक काम था कि भाई हमें डाइवर्सिटी को मेंटेन करना है। इंडिया में बहुत इतना लेंदी और बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने का एक कारण ये भी था कि इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज एंड व्हाट नॉट, राइट। सो डाइवर्सिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन बना है पूरे इंडिया के लिए। तब भी 1946 मतलब 1950 में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया, तब से लेके आज तक 2024 तक, और जब तक हमें ऐसा हम मान के चलते हैं कि जब तक इंडिया है तब तक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चलेगा, ठीक है, भले उसमें चेंजेस होते रहें। तो इतना ज़्यादा लंबे समय के लिए कोई एक लॉ या कोई एक नियम आप बना कर जा रहे हो, राइट। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये चीज़ ध्यान रखनी ज़रूरी थी कि भैया सबके इंटरेस्ट के लिए कुछ ना कुछ इसमें हो, और किसी के भी साथ हम डिस्क्रिमिनेशन ना करें, और साथ में ग्रेटर गुड को प्रमोट कर सकें, यानी वेलफेयर को प्रमोट कर सकें, ठीक है। चल, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फंडामेंटल राइट्स, एक एक करके हम इनको पढ़ते जाते हैं। फेडरलिज्म देखते हैं सबसे पहले क्या है। फेडरलिज्म का मतलब है कि किसी भी कंट्री में जब एक से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर ये एक कंट्री है जिसका नाम है ए, ठीक है। अब पूरी कंट्री को रूल करने के लिए, ए को रूल करने के लिए सिर्फ एक गवर्नमेंट है सेंटर में, ठीक है, सिर्फ एक गवर्नमेंट है और वो पूरे ए को, पूरी कंट्री को क्या कर रही है? रूल कर रही है, राइट। तो ये फेडरलिज्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, 2 लेवल है, जैसे कि सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, 2 लेवल है ना, तो ये फेडरलिज्म है। 3 लेवल है, अगर सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल,
तो भी ये फेडरलिज्म, क्योंकि एक से तो ज़्यादा है, राइट। तो आप सिंपली फेडरलिज्म का मतलब इतना समझें एक लाइन में, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दैट्स इट। ठीक है, नाउ इट डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री वेदर दे वांट टू हैव 2 levels of government or 3 level of government or whatever, right? In India there are 3 levels: center, state and local. State enjoys autonomy. Autonomy का मतलब है कि अपने एरिया में फ्रीडम मिलना, ठीक है, अपने पर्टिकुलर जो टेरिटरी है उसमें आपको फ्रीडम मिलना कि आप जो चाहे आप कर सकते हो, दैट इज ऑटोनॉमी। सो स्टेट एंजॉयज ऑटोनॉमी इन एक्सरसाइजिंग पावर्स ऑन सर्टेन इशूज बट सब्जेक्ट ऑफ नेशनल कंसर्न, और वी कैन से द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो पूरे नेशन के लिए बराबरी से इंपॉर्टेंट है। रिक्वायर्स दैट ऑल ऑफ दीज स्टेट्स फॉलो द लॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। whenever we are talking about India, so we are having 3 levels, that is center, state and local। और यहाँ पर जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स है वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को नहीं चला रही, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम अलग से कर रही है, अपने नियम खुद से बना रही हैं, खुद एग्जीक्यूशन कर रही हैं, खुद जज करा रही हैं, वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन जहाँ पर भी बात आती है नेशनल कंसर्न की, पूरे इंडिया की जहाँ पर बात आती है, इंडिया की सेफ्टी सिक्योरिटी या यूनिटी की जहाँ पर बात आती है, तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कह रही है वो माने, ठीक है, या नेशनल कंसर्न में सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ी सी ज़्यादा प्रायोरिटी दे, राइट। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो इंडिया की सेफ्टी और सिक्योरिटी पे क्वेश्चन उठ जाएगा, है ना। जैसे कि मान लेते हैं इंडिया की बॉर्डर में हमला हुआ, ठीक है, मान लेते हैं कोई एक फॉरेन कंट्री है ABCD, वो क्या कर रही है, वो हमारी बॉर्डर पर, इंडिया की बॉर्डर लाइन पर कर रही है अटैक। कहाँ से अटैक कर रही है, मान लेते हैं कि चलो सी रूट के थ्रू आई और तमिलनाडु में अटैक किया, तो आपको क्या लगता है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है उसके पास आर्मी है? नहीं। और आर्मी अगर मेंटेन मान लो धोखे से करती भी है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन देता भी, तो भी यहाँ से जो अटैक हो रहा है ये सिर्फ तमिलनाडु का अटैक थोड़ी ना है, ये पूरे इंडिया की सोवरेनिटी और सेफ्टी और सिक्योरिटी पे क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर प्रोटेक्ट करने कौन आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और हमारी नेशनल आर्मी, क्योंकि ये एक नेशनल कंसर्न है, ये किसी एक स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है, राइट। चलो, डिफरेंट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि अब हमारे पास 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, तो कौन सी लेवल ऑफ गवर्नमेंट कौन से सब्जेक्ट्स यानी कौन से टॉपिक पर लॉ बना सकती है, ये झगड़े ना हो, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बना दी लिस्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बना दी लिस्ट। हमारा जो शेड्यूल बने हुए हैं पीछे, ठीक है, इन शेड्यूल्स में से एक शेड्यूल कहता है कि भैया देयर आर 3 लिस्ट, ठीक है, शेड्यूल नंबर 7, देयर आर 3 लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट जिसको यूनियन लिस्ट कहा जाता है, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो सेंट्रल लिस्ट है या यूनियन लिस्ट है उस पर लॉ बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, या जो आपकी पार्लियामेंट है। स्टेट लिस्ट जो है उसके टॉपिक्स पर या उसके सब्जेक्ट्स पर बनाएगी लॉ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, और लोकल लेवल जो है ये लॉ मेकिंग का काम नहीं करेगी। कहीं पर भी आपको ये कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है कि कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो लोकल लेवल की है, नहीं, वो किसकी है, वो दोनों की है, ठीक है। उन सब्जेक्ट्स पर सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट लेवल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, लेकिन अगर दोनों ने बना दिया एक ही सब्जेक्ट पर या एक ही टॉपिक पर लॉ, तो किसका चलेगा? सेंटर का। क्यों? क्योंकि स्टेट सिर्फ अपने बारे में सोच के लॉ बनाएगी, लेकिन अगर उस टॉपिक पर जो उसको लगता है कि भाई ये अब नेशनल कंसर्न बनते जा रहे हैं, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सारे स्टेट्स का सोचकर लॉ बनाएगी, ठीक है। चलो, डिफरेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ ईच लेवल डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने और लड़ाई के जितने भी जड़ होती हैं, रूट्स जो होती हैं झगड़े की, उसको कम करने की कोशिश की, और कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख के रख दिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रखा है कि भाई कौन सा लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेगा, पैसा कहाँ से आएगा लोगों के पास, मतलब गवर्नमेंट के पास। तो कुछ सर्टेन एरियाज़ में टैक्स लेने का, फीस लेने का, पेनल्टीज़ लेने का अधिकार सिर्फ सेंटर का है, कुछ जगह पर सिर्फ स्टेट का है, और कुछ जगह पर लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट का है, राइट, ताकि इनके बीच में ये ना हो कि कौन सा टैक्स कौन किससे लेने वाला है। फाइन। सो स्टेट्स आर नॉट एजेंट्स ऑफ सेंटर, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट लाइन। स्टेट्स जो है वो सेंटर के एजेंट नहीं है, एजेंट मतलब एक सबऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, है ना, एक लेवल की बॉस और क्लाइंट वाला जो काम होता है
या बॉस और एम्प्लॉय वाला जो काम होता है वो नहीं है यहाँ पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट बॉस बनी हुई है और ये लोग स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके एम्प्लॉय हैं, नहीं, एजेंट नहीं है कहीं से भी। ये अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट्स अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, ठीक है। दे ड्रॉ अथॉरिटी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, और सबको अथॉरिटी देने वाला, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट को अथॉरिटी देने वाला, स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी देने वाला, लोगों को अधिकार देने वाला, यानी कि हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स देने वाला कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। हम सब अपने अपने अधिकार, अपनी अपनी ड्यूटीज़ और अपनी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, किसी और से, किसी गवर्नमेंट से नहीं ले रहे हैं, ठीक है। चलो फिर अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इलेक्टेड रिप्रेजेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इंडिया डेमोक्रेटिक तो है लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म होना चाहिए, मतलब देयर शुड बी अ पार्लियामेंट जो लॉ मेकिंग का काम करेगी। और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म कैसे बनेगी? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से। कौन इलेक्ट करने वाला है? ऑब्वियस सी बात है, पीपल, राइट। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे यही डिसीजन मेकिंग का काम करेंगे और ये कंट्री को करेंगे गवर्न। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इट मीन्स each and every citizens who is 18 or above it is having the right to vote, ठीक है। और ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को ही फॉलो करके, एक्सरसाइज करके हम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे। पीपल्स डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव अगेन थ्रू वोटिंग, एंड हु इज वोटिंग? ऑल दोज हु आर coming under the universal adult franchise. Every citizen irrespective of social background, irrespective मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन, ठीक है, वोट भी कर सकते हैं, इलेक्शन लड़ भी सकते हैं, और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि वो किस रिलीजन के हैं, किस कास्ट के हैं, कौन से सोशल बैकग्राउंड से, राइट। रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू पीपल। जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हम इलेक्ट करेंगे दे विल बी अकाउंटेबल। अकाउंटेबल के लिए एक सिंपल सा शब्द है आंसरेबल, यानी कि जवाबदेह, राइट। अगर मैं आपसे, मान लो कि जैसे स्कूल्स में होता है ना, स्कूल में क्या हो रहा है कि अगर एक बच्चा पढ़ने आ रहा है तो उसके पेरेंट्स दे रहे हैं फीस, राइट। अब फीस दे रहे हैं और बच्चा वहाँ पर पढ़ने आ रहा है, तो स्कूल अथॉरिटीज़ जो हैं वो उस बच्चे के पेरेंट्स को अकाउंटेबल हैं, आंसरेबल हैं। पेरेंट अगर स्कूल में पूछ सकता है कि भाई हमने फ़ीस दी थी, आप बताइए कि बच्चे को ये पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है, या बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि स्कूल जो है वो अकाउंटेबल है। स्कूल नहीं कह सकता कि हम आपको आंसरेबल नहीं है, या हम आपको जवाब नहीं देंगे, या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा दिया है और उनका अधिकार बनता है जानने का कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो लोगों को आंसरेबल होंगे, अकाउंटेबल होंगे, है ना। लोग खड़े होकर पूछ सकते हैं कि भाई हमने आपको वोट दिया था, आपने ये काम क्यों नहीं किया, या आपने सड़क क्यों नहीं बनवाई, या आपने हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाए, ठीक है, या ड्रेनेज प्रॉपर क्यों नहीं है। ये सारी चीज़ें किससे पूछी जा सकती है? रिप्रेजेंटेटिव से। कौन पूछ सकता है? पीपल, ठीक है। चलो सोचो अगर ये अकाउंटेबल नहीं होते तो क्या होता? डेमोक्रेसी का एसेंस ख़त्म होने लग जाता, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर डेमोक्रेसी है या नहीं है। तो हमने तो आपको वोट दे के छोड़ दिया, अब आप 5 साल तक क्या कर रहे हो उस पर हम सवाल ही नहीं उठा सकते, तो आप 5 साल तक काम क्यों करोगे, ठीक है। डर नहीं होगा कि भाई लोग हमसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, ये हमारे ऊपर क्वेश्चन उठा सकते हैं, हमें क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ पावर। पावर को सेपरेट करना, बांट देना, डिवाइड कर देना, ठीक है। पावर को डिवाइड क्यों किया जाता है? पावर को डिवाइड इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी एक अथॉरिटी पावर को अपने हाथ में लेकर उसका मिसयूज़ ना करे, या अपने पर्सनल मोटिव्स को पूरा ना करे, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को पूरा ना करे, और साथ में दूसरों के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना, ठीक है। सो पावर इज डिवाइडेड अमंग 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। कौन कौन से हैं 3 ऑर्गन? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर मतलब जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको हम वोट दे रहे हैं, जाकर वो लोकसभा राज्यसभा में बैठेंगे, ठीक है। या अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको आप विधानसभा और विधान परिषद कहते हैं, वहाँ जाकर बैठेंगे और लॉ बनाएंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव्स मतलब ये लेजिस्लेचर में से ही कुछ लोग निकल कर बनेंगे एग्जीक्यूटिव्स। कैसे बनते हैं? लेजिस्लेचर में जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, ठीक है, जो मेजॉरिटी में आती है वो बनती है रूलिंग पार्टी, उसका लीडर जो होता है वो बनता है प्राइम मिनिस्टर। स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे तो चीफ मिनिस्टर, और उस पार्टी के बाकी मेंबर बनते हैं मिनिस्टर्स। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर है और बाकी उसके मिनिस्टर्स हैं सेंट्रल लेवल पर,
और स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर है और उसके जो बाकी मिनिस्टर हैं उनको हम कह देते हैं एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, इनका काम क्या है, जो लेजिस्लेचर ने लॉ मेकिंग की है आप उसको कर दो एग्जीक्यूट, मतलब उसको वाकई इम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है, सिर्फ सोचने से काम तो नहीं होगा, लॉ बनाने से काम तो नहीं होगा, लॉ को इम्प्लीमेंट कराना किसका काम है, एग्जीक्यूटिव्स। स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। चलती फिरती भाषा में बहुत वेगली हम एग्जीक्यूटिव्स को ही गवर्नमेंट कह देते हैं। हमें लगता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर है, बाकी मिनिस्टर्स हैं, तो यही लोग गवर्नमेंट है। नहीं, आपके जो लेजिस्लेचर में बैठे वाले लोग हैं ये भी गवर्नमेंट का हिस्सा है, और जुडिशरी में बैठे हुए जो लोग हैं ये भी गवर्नमेंट का हिस्सा है। ठीक है, जुडिशरी क्या है, सिस्टम ऑफ कोर्ट्स टू सर्व जस्टिस। बहुत सारे कोर्ट्स का होना ताकि वो क्या कर सकें, जस्टिस को सर्व करें। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। ठीक है, कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो, और गलत है तो हम उसको ठीक कर सकें। ठीक है, कंपनसेट कर सकें। चलो, वाई सेपरेशन ऑफ पावर, क्या ज़रूरत थी इस पावर को सेपरेट करने की? ज़रूरत थी ताकि हम मिसयूज़ किसी एक ऑर्गन से रोक सकें। ठीक है, ऐसा ना होता कि सारी पावर एग्जीक्यूटिव्स के पास है, लेजिस्लेचर के पास है या जुडिशरी के पास है। राइट, सबको पावर बांट दी, कोई भी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, और एक दूसरे के ऊपर चेक रख सकते हैं कि हाँ भाई तुम तो गलत नहीं कर रहे। ये भी पावर किसने दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। डिफरेंट ऑर्गन्स आर गिवन डिफरेंट पावर्स आर गिवन टू डिफरेंट ऑर्गन्स। अलग अलग पावर को अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड कर दिया। ईच ऑर्गन एक्ट्स एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। दिस एंश्योर्स बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या है कि पावर जो है वो बैलेंस्ड है, डिवाइडेड है ना। ऐसा नहीं है कि किसी के पास पावर एकदम ही कम है, किसी के पास पावर एकदम ही ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि जब ये इम्बैलेंस क्रिएट होता है तब आपकी सोसाइटी जो है उसमें डिस्टर्बेंस चालू हो जाता है। और इसमें सबसे पहले किसको परेशानी होती है, डेमोक्रेसी को। ठीक है, तो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने के लिए बैलेंस ऑफ पावर इज इम्पॉर्टेंट। एंड हाउ दिस बैलेंस ऑफ पावर इज मेंटेन्ड, इट इज मेंटेन्ड थ्रू द सेपरेशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट विच आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। Each of the organs are having different powers and they act as a check on others. ठीक है, to maintain balance. Fundamental rights. Next, conscience of the constitution, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन एसेंस हम जिसको कहें, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे एक मेन ऐसा हिस्सा है कि जो नहीं होता तो मान के चलते कि हम कॉन्स्टिट्यूशन उतना यूजफुल नहीं है। क्या है वो, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि इट्स लाइक पत्थर की लकीर, जो एक बार कह दिया सो कह दिया, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, एंड आर्बिट्रेरी मतलब मनमानी, जैसा आप चाह रहे हो वैसे ही हो रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब मनमानी, और एब्सोल्यूट मतलब एकदम सटीक, कि जो बोल दिया वही होगा, है ना, नो फर्दर चेंजेस। एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय दी स्टेट। अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होते तो हम सिटीजन्स को बचाया नहीं जा सकता बाय दी गवर्नमेंट और स्टेट। देखो अगेन यहाँ पर स्टेट वर्ड आया, तो ये स्टेट कौन सा है, ये स्टेट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, जो हम पूरी कंट्री को रेफर कर रहे हैं, है ना। हमने इसलिए स्टार्टिंग में उसको डिस्कस कर लिया था। सो जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्यों है, ताकि ये हमें आर्बिट्रेरी और एब्सोल्यूट एक्शन ऑफ स्टेट से बचा सके, है ना। कि अगर स्टेट, ऐसा नहीं होना चाहिए कल को स्टेट कहते कि भाई हमने ऐसा कहा था ऐसे होगा, कोई इक्वालिटी नहीं मिलेगी, है ना। ये एब्सोल्यूट एक्शन हो जाता। और आर्बिट्रेरी क्यों है, क्योंकि स्टेट की मनमानी चल रही है ना, वो किसी से पूछ नहीं रहा, है ना। स्टेट इज नॉट गिविंग यू ऑप्शन, इट इज जस्ट डिक्लेयरिंग। ठीक है, तो इससे हमको बचाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट अगेंस्ट स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स। फंडामेंटल राइट्स हमको स्टेट के अगेंस्ट भी मिलते हैं, मतलब हमारे साथ स्टेट भी गलत नहीं कर सकता, हमारे अधिकारों को स्टेट भी नहीं छीन सकता, और साथ में कोई दूसरा इंडिविजुअल भी नहीं। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इतनी समझते कि भैया स्टेट भी कभी कभी इतना घातक हो सकता है कि ये अपने ही सिटीजन्स के राइट्स को छीनने लग जाए, है ना। स्टेट को रूल करने वाले लोग, गवर्न करने वाले लोग हो सकता है कि कभी इतने सेल्फिश हो जाएं कि वो अपने सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को ना ध्यान रखें। तो हम इसको गारंटी करते हैं कि अगर स्टेट गलत करता है तो स्टेट को पनिशमेंट मिलेगी और उस पर्सन के राइट्स को रीस्टोर किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब मेरे फंडामेंटल राइट्स को ना तो गवर्नमेंट छीन सकती है मुझसे, ना ही कोई दूसरा इंडिविजुअल। क्यों, क्योंकि ये मुझे किसने दिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, राइट।
एंड राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ अगेंस्ट मेजॉरिटी, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स को देते वक्त माइनॉरिटीज़ का भी ध्यान रखा गया। चलो आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में पढ़ते हैं। इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, कि मतलब फाइनल जब कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिसाइड हो गई थी कि क्या क्या रखना है, तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में उसको जमाना, आर्टिकल्स को प्रॉपर सीक्वेंस में रखना कि कौन सी चीज़ कब आनी चाहिए, कैसे रेलिवेंट होगी, ये सब कुछ डिसाइड करना था ड्राफ्टिंग कमेटी को। ठीक है, उसके चेयरपर्सन थे आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। FR's ऑब्जेक्टिव इज टू फोल्ड। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि फंडामेंटल राइट, FR मतलब फंडामेंटल राइट्स, इनका जो ऑब्जेक्टिव है यानी इनका जो मोटिव है ये टू फोल्ड है, यानी कि एक तीर से दो निशाने। ठीक है, कैसे? एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजिशन टू क्लेम दीज राइट्स। भाई फंडामेंटल राइट बस कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से कुछ नहीं होगा, हर सिटीजन के लिए हमें ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी होगी कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को दोबारा से क्लेम कर सके, है ना। अगर जैसे मान लो एक फंडामेंटल राइट है हमारे पास, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, मान लेते हैं आर्टिकल 17 जो है, मान लेते नहीं, आर्टिकल 17 जो है इट इज़ रिगार्डिंग अनटचेबिलिटी, कि ये जो छूअछूत की प्रथा चलती आ रही है हमारी सोसाइटी में, किसी भी रिलीजन में हो, ठीक है, ये कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको बैन कर दिया गया है बाय द गवर्नमेंट, राइट। अब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अनटचेबिलिटी नहीं हो सकती, लेकिन अगर मान लो मेरे साथ, मैं अगर कोई एक लोअर कास्ट पर्सन हूँ और मेरे साथ कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, मुझे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है कि नहीं तुम ऊपर नहीं बैठ सकते सोफे पर, तुम ज़मीन पर बैठो, या हमारे इक्वल लेवल पर मत बैठो, हमारे बर्तनों में खाना मत खाओ, हम जिस बस में जा रहे हैं वहाँ मत जाओ, ठीक है। अगर कोई मेरे साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है और मुझे समझ आ रहा है कि मेरे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, लेकिन स्टिल अगर मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं जाकर कोर्ट अपने राइट्स को रीस्टोर करवा सकूँ, तो क्या मेरे फंडामेंटल राइट देने का कोई मतलब है? नहीं, ठीक है। मतलब लोगों के पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो जाएं और अपने राइट्स को क्लेम करें। अब ये कैपेबिलिटी कैसे बनेगी? सबसे पहले तो अवेयरनेस से, कि सारे लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से राइट्स आपके पास हैं। इसलिए आपकी हर NCERT की बुक में लिखा होता है, आपके मतलब जनरली राइट्स के बारे में मेंशन किया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिसेज में, स्कूल्स में फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं। दूसरा कि अगर मान लो कोई एक व्यक्ति गरीब है, फाइनेंशियली उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो उसके लिए आप ऐसे जस्टिस प्रोवाइड कराने की व्यवस्थाएं करें कि वो सिटीज़न आए और अपने राइट्स को रिस्टोर कराए, ठीक है। जैसे कि जिन लोगों के पास लॉयर हायर करने के पैसे नहीं है, ठीक है, तो जनरली उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, ठीक है। गवर्नमेंट लॉयर जो हैं वो उनको मिलते हैं ताकि वो क्या कर सकें, पब्लिक लॉयर जिनको हम कहते हैं, ताकि वो केस लड़ सकें, वो केस कर सकें और अपने राइट्स को रिस्टोर करा सकें, है ना। अगर हम ये नहीं करवा पा रहे तो फिर फंडामेंटल राइट्स देने का मतलब नहीं है, उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा नहीं होगा। देन राइट मस्ट बी बाइंडिंग। बाइंडिंग मतलब एक तरीके से कंपल्सरी जिसको हम कहेंगे, है ना, अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गॉट द पावर टू मेक लॉज। और ये राइट्स बाइंडिंग है यानी कंपलसरी है उन सारी अथॉरिटीज़ को मानने के लिए जो क्या करेंगी, लॉज बनाएंगी, ठीक है। अब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर लॉ बना ले, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना ले, या कोई भी तीसरी बॉडी खड़ी हो जाती है। मान लो जुडिशरी कहती है कि भाई ये लॉ गलत बनाया आपने, हम कुछ लॉ बनाना चाहते हैं। क्या है? अरे 5 मिनट, ठीक है। तो हर वो बॉडी जो लॉ बना रही है उसके पास, उसके ऊपर ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये बाइंडिंग होने चाहिए, ठीक है। कि जैसे अगर मान लो मेरे पास आज लॉ मेकिंग की पावर, तो मुझे इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि भाई लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होने चाहिए जब मैं लॉ बना रही हूँ, क्योंकि अगर मेरे लॉ बनाने के कारण इनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो गए तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पहली बात तो इस लॉ को अप्रूवल नहीं मिलने वाला, मिल गया तो अगेन ये मेरे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देगा कि आप अगर एक लॉ मेकिंग अथॉरिटी हो तो कैसे आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीन सकते हो, या कोई भी ऐसा लॉ बना सकते हो जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों के फंडामेंटल राइट्स पर अटैक कर रहा है, सॉरी, ठीक है। चलो अब समझ लेते हैं भाई कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। देखो, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब
इनको हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको बेसिक बता देती हूँ, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी यानी कि समानता, है ना, बराबरी, राइट। सारे लोगों को बराबर ट्रीट करने का अधिकार है, मतलब सारे लोगों को बराबर ट्रीट होने का अधिकार है कि मुझे कोई अलग से ट्रीट नहीं कर सकता है, मुझे इनइक्वल ट्रीट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास राइट टू इक्वालिटी है। राइट टू फ्रीडम, मेरे पास फ्रीडम का अधिकार है, मैं जो चाहूँ बोल सकती हूँ, अपने थॉट्स को जैसे मर्जी चाहे एक्सप्रेस कर सकती हूँ, जहाँ चाहूँ घूम सकती हूँ, इंडिया में जहाँ जाके रहना चाहूँ रह सकती हूँ, किसी भी ग्रुप से किसी भी एसोसिएशन से जुड़ना चाहती हूँ जुड़ सकती हूँ, ये मेरा फ्रीडम है, ठीक है। ये फ्रीडम मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, तो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है शोषण, ठीक है, कि एक सर्टेन लिमिट जो एक ह्यूमन कंडीशन की होनी चाहिए उससे ज़्यादा आप किसी से काम ले रहे हो या उसकी डिग्निटी को नुकसान पहुंचा रहे हो। इसके अंदर आता है भाई आपका चाइल्ड लेबर या जिसको हम बॉन्डेड या फोर्स लेबर भी कहते हैं, और आता है आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी इंसानों को कमोडिटीज़ के जैसे खरीदना और बेचना, ठीक है, फॉर इमोरल पर्पसेस, राइट। ये दोनों आ जाते हैं इसके अंदर। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्योंकि इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है, इतने सारे रिलीजन है हमारे पास, कि अगर हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं देंगे, है ना, मतलब कि लोगों को अपने अपने रिलीजन फॉलो करने का अधिकार, अपने रिलीजन को जैसे चाहे वो प्रोपगेट यानी कि प्रमोट करने का अधिकार, या अपने रिलीजन को छोड़ने का अधिकार, अपने रिलीजन से एग्जिट करने का अधिकार नहीं देंगे, तो हम सेक्युलर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। मतलब सेक्युलर इज़ नॉट एग्जैक्टली दिस, पर सेक्युलरिज्म फ्रीडम ऑफ रिलीजन से जुड़ा हुआ है ना। सारे लोगों को रिलीजन का फ्रीडम ऑफ रिलीजन देना ज़रूरी था, क्योंकि अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ हैं, और लोगों की जो विचारधारा है वो बदलती रहती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, जैसे कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं, इसके अंदर क्या बताया जाता है हमको कि हर रिलीजियस कम्युनिटी के पास अपने स्कूल्स खोलने का, अपने रिलीजन को अपने छोटे बच्चों को या बाकी लोगों को सिखाने का, कॉलेजेस खोलने का, बहुत तरीके से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का और प्रोपोगेट करने का अधिकार लोगों के पास यहाँ पर है, ठीक है। अपनी भाषाएं सिखाने का, ये सारा कुछ अधिकार किसके पास है? कम्युनिटीज़ के पास है। अब ये जो 5 फंडामेंटल राइट्स हैं ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन ये जो 6th फंडामेंटल राइट है ये सबसे ज़रूरी है। कारण क्योंकि ये अपने आप में एक टूल है जिससे बाकी 5 फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर कराया जा सकता है ना। ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, रेमेडी का मतलब है सोल्यूशन, ठीक है, कि अगर आपके 5 में से कोई भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है तो ये 6वां फंडामेंटल राइट है कि आपका अधिकार है कि आप जाकर ये अपने राइट्स को रिस्टोर करा सकते हैं कि ऐसे कैसे मेरे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है ना। अगर मान लो ये नहीं होता, ठीक है, तो मेरे पास राइट टू इक्वालिटी तो होता कि भाई मेरे पास अधिकार है कि कोई मुझे अनइक्वल ट्रीट नहीं कर सकता, लेकिन किया तो मैं क्या करूँगी? क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं बोलता कि भाई आप जाके अपने अधिकार के लिए वहाँ लड़ सकते हो, तो फिर मैं क्या कर लेती? अगर आप मेरे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट भी कर रहे हो, तो मुझे फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं दे रहे हो, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, तो मैं क्या करती, है ना। मतलब कि अगर ये लास्ट फंडामेंटल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हमें नहीं मिलता तो बाकी के 5 फंडामेंटल राइट्स देने का कोई मतलब नहीं था, ठीक है। इसलिए ये जो फंडामेंटल राइट है जिसको लिखा गया है अंडर आर्टिकल 32, इसको B.R. अम्बेडकर ने कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल यानी कि आत्मा और दिल, मतलब दोनों ही चीज़ें एक लिविंग एंटिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर ये नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के सारे एसेंस ख़त्म हो जाएंगे। कितने भी अधिकार दे दो, लोगों को कितना ही प्रोटेक्ट कर लो, माइनॉरिटी को मेजॉरिटी से प्रोटेक्ट कर लो, अलग अलग रिलीजन्स को एक दूसरे से प्रोटेक्ट कर लो, अगर आप उनको रेमेडी का अधिकार नहीं दे रहे हैं, अगर आप उनको ये अधिकार नहीं दे रहे हैं कि जाकर वो अपने फंडामेंटल राइट्स को या किसी भी प्रकार के अधिकार को दोबारा से रिस्टोर करवा सकते हैं, क्वेश्चन उठा सकते हैं कि ऐसे कैसे मुझे आप अनइक्वल ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, तो बाकी फंडामेंटल राइट्स देने का कोई मतलब नहीं है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बस एक डॉक्यूमेंट बन के रह जाता, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो लास्ट टॉपिक हमारा, मतलब लास्ट फीचर हमारा विच इज़ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है
कि स्टेट जो है वो अपने आप को रिलीजन से अलग रखता है, ठीक है। इट इज़ बेसिकली सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। मतलब कि हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो नहीं कह सकती कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन उसका रिलीजन है। नो मैटर इंडिया में कितने भी सारे रिलीजन हों, हिंदुइज़्म मेजॉरिटी में हो, बाकी रिलीजन्स माइनॉरिटी हों, कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि इंडिया एक हिंदू नेशन है या इसको एक मुस्लिम नेशन बनाना चाहिए, जो कुछ भी है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमारी कंट्री में सेक्युलरिज्म है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अपने आप को एक इस्लामिक कंट्री कहता है ना। वो अपने आप को क्या कर रहा है? इस्लाम से जोड़ के बता रहा है। मतलब कि पाकिस्तान एक सेक्युलर कंट्री नहीं है। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, हम बस ये समझ रहे हैं कि सेक्युलरिज्म कंसेप्ट क्या है, कि हमारी गवर्नमेंट नहीं कह सकती कि हमारा ये रिलीजन है या हम इस रिलीजन को सपोर्ट करेंगे। उसको सारे रिलीजन के साथ इक्वल दूरी बना के रखनी है, इंटरफेयर करने से बचना है। लेकिन जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कोई सवाल उठ रहा है, जहाँ पर लोगों के फंडामेंटल राइट्स को लेकर कोई सवाल उठ रहा है, वहाँ पर नेसेसरी इंटरवेंशन भी जो आपकी गवर्नमेंट है उसको, स्टेट जो है उसको करना पड़ता है, ठीक है। सो स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। किसी भी धर्म को गवर्नमेंट का या पूरी कंट्री का धर्म नहीं बताया जा सकता। दिस इज सेक्युलरिज्म बट अलाउज ऑल रिलीजन टू फ्लरिश इक्वली। लेकिन सारे रिलीजन्स को इक्वली फ्लरिश यानी कि इक्वली सबको प्रमोट किया जाता है। सारे रिलीजन्स को अधिकार है कि भाई आप जिस प्रकार से अपने रिलीजन को सेलिब्रेट करना चाहते हो, जैसे आप इंस्टीट्यूशंस खोलना चाहते हो, अपनी लैंग्वेजेस सिखाना चाहते हो, अपने धर्म के बारे में सिखाना चाहते हो, फेस्टिवल्स मनाना चाहते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। बस हम किसी भी एक रिलीजन को स्टेट रिलीजन नहीं कहेंगे, है ना, पूरे भारत का रिलीजन नहीं कहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दीज फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं हमारे पास, मतलब कि कुछ ऐसी ड्यूटीज़, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां जो सिटीजन्स की होनी चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि अगर ड्यूटीज़ आप फॉलो नहीं करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उस पर पनिशमेंट मिले। इट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का मतलब होता है कुछ ऐसी गाइडलाइंस जो स्टेट्स के लिए बोला जाता है कि आपको फॉलो करनी चाहिए। अगेन इनको फॉलो नहीं करता, अगर कोई गवर्नमेंट इनको फॉलो नहीं करती है तो भी इसको पनिशमेंट नहीं है, बट हाँ करती है तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है कि भाई अच्छी वैल्यूज़ है, मानना चाहिए। जैसे हमारी लाइफ में कि भाई आप ऑनेस्ट रहो तो ये आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, अच्छी बात होती है ना, गुड मैनर है एक तरीके से। लेकिन अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो तो भी आपको ऐसा तो नहीं कि एक छोटे से झूठ बोलने पर कोई उठा के जेल में बंद कर दे रहा है, राइट। सेक्युलरिज्म को और ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि सेकेंड चैप्टर का नाम ही है सेक्युलरिज्म, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाए ना हम, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर बड़ा हो चुका है, ठीक है। एक ही लेक्चर में हमने इसको समअप किया है, क्योंकि कंसेप्ट ही है, बार बार बहुत सारे लेक्चर बनाकर अलग अलग वीडियो पोस्ट करने का कोई सेंस नहीं है। टू द पॉइंट पढ़ाने की कोशिश की गई है। सारे कंसेप्ट्स की, सारे फीचर्स की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन देने की मैंने यहाँ पर कोशिश की। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन नोट्स का, और जो की पॉइंट्स हैं उनको मार्क कर लें अपनी बुक में, अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें, ताकि जो लास्ट मोमेंट रिवीजन होगा उसमें आपको आसानी होगी, राइट। सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर। ये चैप्टर जो हमने एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की, आपको समझ आया होगा, सारा कुछ समअप हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर आपको लेक्चर पसंद आया, अगर आपको पढ़ाने का तरीका, कम समय में ज़्यादा चीज़ें, पूरे चैप्टर को एक ओवरऑल सीक्वेंस में कवर करने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके मुझे बताएं, शेयर ज़रूर से कर दें अपने दोस्तों के साथ। सबका भला करें अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो, ठीक है। और सब्सक्राइब अगर आपने अब तक अनुशाला को नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, इससे मेरी बहुत ज़्यादा मदद होती है और साथ में मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ को क्रिएट करने का, राइट। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।